नमस्कार, एस क्यूब रेडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रदूषण के स्तर पर। एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो दुनिया भर में प्रदूषित शहर हैं या देश हैं, उनमें भारत 5वें स्थान पर है और जिन 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, उनमें भारत के 21 शहर हैं और 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो सिटीज़ हैं, उनमें 14 सिटी जो हैं, वो भारत की हैं। और इस तरह से भारत में जो प्रदूषण की स्थिति है, वो लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति में है। जो देश की राजधानी दिल्ली है, वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इस समय इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण मौजूद हैं। चंद्रभूषण आई फॉरेस्ट से हैं। बहुत-बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा। जी, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह हम ये लगातार ये देख रहे हैं कि प्रदूषण को लेके कहीं भी जो समाधान की ओर हम बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए पूर्णिमा, जो प्रदूषण का जो चैलेंज है, ये अगर पिछले 10 साल के रिपोर्ट को देखा जाए तो हमारी जो प्रदूषण है वो बढ़ते जा रही है। जी। कुछ कुछ आंकड़े में थोड़ी बहुत कमी दिखाई देती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट प्रदूषण का जो लेवल है जी। वो पिछले 5 साल में 2015 के बाद के आंकड़े इस रिपोर्ट में आई है, उससे ये नजर आता है कि हमने कोई बहुत मेजर प्रदूषण पे काम नहीं किया है, जिसके कारण कि प्रदूषण कम नहीं हुई है। तो दिल्ली जैसे जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में 2015 में थी, वो अभी भी वही स्थिति है। और जो प्रदूषण का जो लेवल है वो कहने के लिए दिल्ली टॉप में है, लेकिन दिल्ली और जो दूसरे नंबर में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली सुपर पोल्यूटेड जगह है, जो दूसरा नंबर है, और दिल्ली जो शहर है और दिल्ली में गैप काफी है। तो एक तो हमारी स्थिति नहीं बदल रही है, और दूसरा जो प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो ये इस रिपोर्ट से निकल के आती है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जो WHO के मानक हैं, उससे कई ज्यादा 500 गुना ज्यादा भारत की हवा में प्रदूषण है। जी, जो देखिए हमारे अपने भी मानक हैं, उससे भी लगभग दुगुना प्रदूषण दिल्ली में है। और दिल्ली को छोड़िए, जो सबसे प्रदूषित जो जगह है वो तो आपको फरीदाबाद का लिस्ट में नाम आया है अभी के समय। हाँ, तो और जो अगर WHO के मानक को देखें, जो कि हमारे मानक से कम 2 गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो 4 से 5 गुना जो प्रदूषण है हमारा, वो WHO के मानक से ज्यादा है। जी, 4 से 5 गुना WHO के मानक से ज्यादा हमारा यहाँ प्रदूषण है। तो इसमें राजधानी दिल्ली, जो कि कैपिटल है भारत की, वहाँ स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और ये जो रैंकिंग की गई है, ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, PM 2.5 के आंकड़ों को आधार बनाकर देश हैं, क्षेत्र हैं और शहरों की रैंकिंग की गई है। तो क्या वजह है कि हम अपने जो PM 2.5 है उस लेवल को सुधार नहीं पा रहे हैं? देखिए, प्रदूषण जो है 3-4 फैक्टर से प्रदूषण होता है। अल्टीमेटली PM 2.5 का जो मेजर सोर्स है वो ईंधन है। हम जितना ज्यादा ईंधन जलाएंगे, चाहे गाड़ियों में जलाएं या खाना बनाने में जलाएं या फैक्ट्रियों में जलाएं, एक वो मेजर फैक्टर है। और दूसरा मेजर फैक्टर है नेचुरल सोर्स, जैसे कि डस्ट, जो रोड से डस्ट आए, या फिर दिल्ली जो है वो थार डेजर्ट के बॉर्डर पे है, तो बहुत से डस्ट जो हैं वो हमारे जो मरुस्थल है वहां से भी आते हैं। तो अगर हम आंकड़े देखें तो दिल्ली में जो ईंधन की जो खपत है वो बढ़ते ही जा रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि ईंधन की जो खपत है उसको कम करें। हमने ज्यादा से ज्यादा ये किया है कि हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। जैसे कि गाड़ियां जो पहले यूरो 4 थी, यूरो 4 के जो स्टैंडर्ड के थे, अब यूरो 6 की स्टैंडर्ड की बिकेंगी। तो हमने गाड़ियों को इफिशिएंट तो बनाया है, लेकिन नंबर ऑफ जो गाड़ियों की जो नंबर है वो भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। तो जो टेक्नोलॉजी की जो गेन हो रही है, हमें टेक्नोलॉजी हमारी क्लीनर हो रही है, उस गेन को नलीफाई कर रही है नंबर। हाँ, तो गाड़ियां भी दिल्ली में आज के दिन में हजारों गाड़ियां हर एक दिन रोड पे आती हैं। तो आप कितनी भी एफिशिएंसी को बढ़ा लें, जब तक आप नंबर को कंट्रोल ना करेंगे तो प्रदूषण कम नहीं होगा। वही बात है फैक्ट्रियों को ले लीजिए आप।
हम फैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा हम उनके जो इमिशन नॉर्म्स हैं, जो प्रदूषण का जो उनका स्टैंडर्ड है उसको स्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन फैक्ट्रियां भी बढ़ते जा रही हैं। तीसरी तरफ बात यह है कि अभी भी दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया में खाना बनाने के लिए हम अभी भी बायोमास का बहुत यूज करते हैं। लकड़ियां हो गए या फिर कंडे हो गए, और अगर आप इस ठंड के समय देखेंगे तो लोग बाहर जलाते रहते हैं लकड़ियों को, उससे भी बहुत प्रदूषण होता है। तो ओवरऑल अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, ईंधन, टेक्नोलॉजी और नंबर को, तीनों को अगर मिक्स करके देखें तो हम उतने एफर्ट नहीं ले रहे हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो सके। इसी कारण से हम प्रदूषण पे कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। साथ ही आपने बोला कि जैसे सर्दी होती है तो लोग अपने खुद को गर्म रखने के लिए, आप देखेंगे कई इलाके ऐसे होते हैं कि जो खुली सड़क पर लोग हैं लकड़ी जला रहे हैं या टायर जला रहे हैं, या बहुत सारी ऐसे इलाके हैं कि पॉश एरियाज के साथ स्लम भी जुड़ा है, वहां भी आप देखेंगे तो रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपकी कॉलोनी में इतना धुआं भर जाएगा कि आपको पता है कि पड़ोस की झुग्गियों में कहीं कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं कि वो पॉश कॉलोनीज में भी पूरा जो सांस लेने लायक माहौल नहीं छोड़ती हैं। जी, इसीलिए देखिए, अगर हमें प्रदूषण पे कंट्रोल पाना है तो पहला जो 2 प्रायोरिटी है, एक कोयले के जलाने के लिए। आज के दिन में हमारे देश में कोई 900 मिलियन टन कोयला जलता है पूरे देश में। हाँ, और दिल्ली के आसपास कम से कम 10 से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि कोयला को यूज करते हैं और जिससे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। और दूसरा हमें कम करना पड़ेगा बायोमास। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि अप मार्केट कॉलोनी में भी आज के दिन में चाहे वहां पे गार्ड हो या जो हो, उनको मालिक इलेक्ट्रिक हीटर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो लकड़ियां जलाते हैं। तो 2 जो मेजर, जो मेरे अंदाज से, जो कि जिसको मैं कहूंगा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, एक थर्मल पावर प्लांट को बहुत हमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की जरूरत है, और दूसरा जो बायोमास है, देखिए बायोमास तो आउटडोर एयर पोल्यूशन भी करता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो इंडोर, जो गृहिणी जो घर में खाना बना रही हैं उन ईंधनों से, उनको सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट हेल्थ का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम हेल्थ पैरामीटर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बायोमास तो हमें कम करना ही होगा। प्रधानमंत्री की जो हमारी जो योजना है जिसके अंदर हम एलपीजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो योजना बहुत अच्छी है, लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर पहुंच गए हैं, लेकिन यूज नहीं हो रहा उज्ज्वला योजना के अंदर। लेकिन लोग अब उस सिलेंडर को रिफिल नहीं कराते हैं क्योंकि महंगा है। तो हमें इस तरह की एक स्कीम लाने की जरूरत है कि जो बायोमास लार्ज स्केल यूज हो रहा है पूरे इंडिया में, एंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में, हमें इस उज्ज्वला योजना को कनेक्शन के अलावा अब हमें लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि उसका आप यूटिलाइज कर सकें। इससे हमें प्रदूषण में बहुत फायदा मिलेगा। जी, और देशों से भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आई है इसमें जो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश माने गए हैं उसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान और 5वें नंबर पर भारत है। उसके बाद इंडोनेशिया, बहरीन, नेपाल, उज्बेकिस्तान, इराक, चीन 11वें नंबर पर है। तो इसी तरह सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद सबसे ऊपर आ रहा है, और फिर बाकी चीन के शहर हैं और पाकिस्तान के हैं, फिर 5वें नंबर पर दिल्ली है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें नोएडा है, गुरुग्राम है, ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, तो जींद है, फरीदाबाद है। तो ये जो PM 2.5 को एक को आधार बनाकर जिस तरह ये रिपोर्ट आई है, और तो इससे क्या आपको लगता है कि जिस दिशा में हमारे समाधान होने चाहिए थे, या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई परेशानी है, या फिर ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है या दिल्ली के आसपास का है वहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, या उससे भी जो समस्याएं बढ़ रही हैं? देखिए, अगर जो लिस्ट आपने बताया उससे पहला चीज ये निकल के आता है कि उन्हीं एरिया में बहुत ज्यादा प्रदूषण है जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है और लोग अभी भी बायोमास का मेजर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने बागपत का नाम बताया जैसे। हाँ, तो एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग बायोमास का यूटिलाइजेशन बहुत अधिक कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो निकल के आती है इस रिपोर्ट से,
वो ये निकल के आती है कि जो डस्ट पोल्यूशन है, इन सभी एरिया, ये सभी जगहों में लैंड को बहुत इंटेंसली यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जमीन की बहुत ज्यादा, या तो एग्रीकल्चर के लिए आप यूज करते हैं या बाकी समय जमीन खाली रहती है, जिसके कारण कि डस्ट बहुत अधिक निकल रहा है। जैसे कि दिल्ली, आप पूरे अरावली को आज के दिन में देख लीजिए, अरावली में पेड़ बची नहीं, तो जब जमीन खाली होती है तो वो डस्ट वहां से निकलता है। तो अगर जो दूसरा चीज, जैसे कि मैंने आपको कोयला और बायोमास के बारे में बताया, उसको कम करने की जरूरत है। तीसरी जो सबसे अधिक काम करने की जरूरत है वो है कि किस तरह से हम ग्रीन कवर को इंक्रीज करें। हाँ, जो किस तरह से पेड़ लगे, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं होगा, हमें पेड़ इस तरह से लगाने पड़ेंगे कि जो जमीन है वो बंधी रहे ताकि डस्ट ना निकले। तो ये काम करने की जरूरत है। ऐसे भी इन एनी केस कहने के लिए तो दिल्ली की जो अपनी जो ग्रीन कवर है वो बढ़ रही है, अगर आप दिल्ली के आंकड़े देखें, लेकिन दिल्ली की ग्रीन कवर भी कुछ कुछ एरियाज में बढ़ रही है। रिज एरिया में थोड़ी बढ़ रही है या फिर साउथ दिल्ली में बढ़ रही है। अगर आप दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में चले जाएं तो कोई बहुत ज्यादा ग्रीन एरिया नहीं बढ़ रही है वहाँ पे। हाँ, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और हर तरह के, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन एक टोकन के नाम पे आपने पेड़ लगा दिए, लेकिन एक पेड़ को बड़ा होने में वक्त भी तो लगता है, कितने साल लग जाते हैं। जी हाँ, और नहीं, एक तो वो और आप देखभाल कर भी रहे हैं कितनी कि नहीं, कि वो बड़ा हो पाएगा, नहीं कितना बड़ा हो पाएगा, कितना समय लग जाएगा उसको बड़ा होने में। आपने एक सैपलिंग लगा दिया, आपने वो टोकनिज्म करके अपना काम खत्म किया। वो आपने सही बोला कि हमारे देश में बहुत से लॉ टोकनिज्म के लिए होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा चैलेंज रहता है। लेकिन एक और बात आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कंस्ट्रक्शन से भी काफी डस्ट निकलती है। तो दिल्ली में आज के समय में, या सराउंडिंग दिल्ली में, जो कि दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, लोग घर तोड़ रहे हैं या नए घर बना रहे हैं, और डस्ट बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट से भी आता है। हाँ, तो एक और कंट्रोल हमको करने की जरूरत है, और वो है कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट को कम करें। उसके लिए बहुत कोई महंगी तकनीक की जरूरत नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अच्छा मैनेजमेंट करने की जरूरत है, ताकि डस्ट कम करने के लिए पानी का स्प्रे करें, या जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको चारों तरफ से कवर करें। ये कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं इसको। लेकिन अगर ये सब करें तो जो कंस्ट्रक्शन से जो डस्ट है वो बहुत 80% तक कम हो सकता है। जी, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि दुनिया की लगभग जो 90% आबादी है वो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, और एक तरफ हम बात करते हैं कि एक वायरस हेडलाइंस बटोर रहा है, लेकिन वायरस की वजह से आपको हेडलाइंस मिल रही हैं उसकी बीमारी को, लेकिन दूसरी तरफ जो 70 लाख लोग हैं वो समय से पहले मर रहे हैं प्रदूषण की वजह से। जी, तो ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है कि प्रदूषण से 70 लाख मौतें, बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। देखिए पूर्णिमा जी, बात यह है कि कोई डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आपकी मौत प्रदूषण से हुई है, लेकिन डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि आपको कोरोना वायरस से आपकी डेथ हुई है। तो जो प्रदूषण का जो मेजर इश्यू है वो है कि प्रदूषण का जो मोर्टेलिटी है प्रदूषण के कारण, वो लोगों को नजर नहीं आता है सामने, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है उसके लिए। हाँ, लेकिन अगर कल से अगर डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें कि आपकी मौत प्रदूषण से हुई है, तो ये जो सारा जो कॉन्वर्सेशन वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। आज के समय वायरस का डेथ से तो आपको इमीडिएटली, चाइना में 1000 लोगों की मौत हुई है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो लोग डर गए हैं कि हाँ उस वायरस से मौत हो रही है। लेकिन अभी लोगों के मन में यही बैठा हुआ है कि हाँ अगर वो प्रदूषण से कुछ होगा तो 30 साल बाद होगा, 40 साल बाद होगा। हाँ, तो एक जो 70 लाख लोगों की मौत हो रही है, अब हमें लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि ये मौत उस 20, 30, 40 साल वाली अब बात नहीं रह गई। अब तो मतलब अभी तो ऐसे केस दिल्ली में आए हैं कि एक यंग लेडी का मैंने केस देखा था कि 26 साल की थी, उनको लंग कैंसर था। यही मैंने उनसे बात करके आई हूँ, मैंने वहाँ मुझे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि किस तरह की नई बीमारियां आ गई, लंग कैंसर के मामले बढ़ गए हैं। जो बीमारी ठीक होने में 2 दिन लगते थे अब 10 दिन लग रहे हैं। हार्ट
के केसेस बढ़ रहे हैं, जी रूमेटॉइड के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि हड्डियों ऑटो इम्यून जो लोगों में बीमारियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं, जिनको ज्यादा प्रदूषण का एक्सपोजर हुआ। जी जी। सो अब हमें मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अब मेडिकल कम्युनिटी को ओपनली अब आने की जरूरत है। जी उनको अब सर्टिफिकेट में लिखने की जरूरत है कि आपको ये प्रदूषण के कारण हुआ है। जी एक बार ये लिखना शुरू हो जाएंगे, फिर देखिए किस तरह से जो कॉन्वर्सेशन है एयर पोल्यूशन के आसपास किस तरह से चेंज होता है। जी आप अब जी 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 बोलिए। देख वही मैं बोल रहा हूँ कि अब मेडिकल कम्युनिटी को आने की इस मुद्दे पे एकदम क्लियरली बाहर आने को और फोर फ्रंट में आने की जरूरत है। जी चंद्रभूषण, आप इतने साल से एनवायरमेंट पर काम कर रहे हैं, आई फॉरेस्ट के आप सीईओ हैं, तो अब पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा 5-10 साल में हम इसको लगातार ये सुनते ही आ रहे हैं, प्रदूषण है, लेकिन क्या आपको लगा कि जिस एग्रेशन के साथ इस समस्या को निपटाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार की ओर से, क्योंकि और भी शहर है, लंदन ने भी फेस किया या चीन ने भी फेस किया, उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली इसको टैकल किया, लेकिन भारत में वो इच्छा शक्ति दिखाई देती नहीं है। देखिए आपने दो जगहों का नाम लिया, लंदन का और चीन का नाम लिया। जी चीन का एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। जी हाँ, वहाँ पे वो पॉलिटिकल सिस्टम में एक बार जो डिसीजन ले लिया जाता है टॉप लेवल पे, वो बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता है। उसमें कोई प्लस माइनस का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। उन्होंने माइंड बना लिया कि प्रदूषण कम करना है, तो एक समय उन्होंने बीजिंग के आसपास के हजारों फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। जी। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोयले को कम करना है तो उन्होंने बीजिंग के थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया और कोयले की खपत कम कर दी। तो एक वो अलग एक सिस्टम है चीन का, जो है एक सिंगल माइंडेडनेस फोकस्ड सिस्टम है उनका, और उनका रिजल्ट सबके सामने है। लंदन में जो प्रदूषण है, लंदन का प्रदूषण अब एक पॉलिटिकल इश्यू है। जी। तो लंदन में लोग अब प्रदूषण के नाम पे वोट देते हैं। जी। हाँ, यूरोपियन जो सरकारों को क्यों भी कर लेते हैं, केस भी कर लेते हैं, हम टैक्स देते हैं, आप हमारे हाँ और वो नहीं दे सकते। तो वो अभी जैसे कि दिल्ली में इलेक्शन हुई थी, जिसमें कि बहुत लोगों ने ट्राई किया कि प्रदूषण को एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया जाए, हाँ, और लोग प्रदूषण के मामले में वोट दें, लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे देश में प्रदूषण के अलावा पानी की, बिजली की, बाकी सबू की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो एम्यूनिटीज है वो प्रायोरिटी ले लेती है, प्रदूषण नहीं ले पाती है। तो अगर हम चाहते हैं अपने सरकार को कि वो प्रदूषण पे सीरियसली काम करें, तो पूर्णिमा जी हमें बहुत जल्दी प्रदूषण को एक मेजर पॉलिटिकल इशू बनाने की जरूरत है। तभी हम पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेशर डाल सकते हैं कि देखिए, अगर आप प्रदूषण पे काम नहीं करेंगे तो हम अगली बार हमारा वोट आपको नहीं मिलने वाला है। एक बार ये अगर हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के दिमाग में चले जाए तो बड़ा सीरियसली काम होगा। तो हमें अगर हम प्रदूषण को एक मेजर पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं, तभी हम बहुत सीरियसनेस देखेंगे इस मुद्दे पे। जी बिल्कुल, हमें सरकारों को अकाउंटेबल बनाना होगा, उन्हें जिम्मेदारी उनसे सवाल पूछने होंगे, उन पर ये जिम्मेदारी का भार देना होगा कि आपकी जिम्मेदारी, आप हमें साफ हवा दें, हमने आपको चुनकर भेजा है और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम साफ हवा में सांस लें। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण, हमसे बात करने के लिए, प्रदूषण पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। और चलते चलते आप हमारे लिसनर्स के लिए लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज प्रदूषण को लेके कि आम जन और सरकार क्या ऐसा करे कि हम इस समस्या से निजात पा लें? देखिए, हम अपनी तरफ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा तो ये कहना है कि अपनी तरफ से अगर जैसे कि हम कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, या अपनी तरफ से कम बिजली की खपत करें, क्योंकि हम बिजली कम करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट भी कम ऑपरेट करेंगी। हाँ, जिस तरह से हम पेड़ों को लगाएं, या फिर हम जिस तरह से अगर हम बायोमास यूज कर रहे हैं तो किस तरह से उस यूटिलाइजेशन को कम कर सकें। तो अपनी तरफ से भी हमें पहल लेने की जरूरत है। छोटे छोटे पहल लें, उसका भी फायदा होगा। और उसके अलावा हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को प्रेशराइज करें, बताएं कि देखिए एक मेजर प्रॉब्लम है और इस पे हमें काम करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद पूर्णिमा।